तो सर पढ़ा तो था CAPM मॉडल, तो सर उसका तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या अगर वो फॉर्मूला हम याद कर लें तो काम चल जाएगा, जैसे हमारा इंटर और फाइनल के ग्रुप 3 में भी चला सर। बस रट लेते हैं फॉर्मूला, काम चल जाएगा सर। और क्या करना? नहीं, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला तुमको समझना है कि ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहां पर समझा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं CAPM मॉडल में एक्चुअली होता क्या है, इसके फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यही स्ट्रक्चर क्यों है, और कैसे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल कर लाते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है सर, समझाओ, हम रेडी हैं समझने के लिए। तो भाई 4 कंपनीज हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में। कोई एक इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, किसी भी तरह का काम ले लो, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह की इंडस्ट्री ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनीज हैं। 5वीं कोई कंपनी है ही नहीं, मतलब 5वां कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, 4 ही आपस में कंपीट करते रहते हैं। तो दीज 4 कंपनीज इंक्लूड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सिर्फ ये 4 कंपनीज हैं। ठीक है सर, ऐसा होता है कई बार किसी एक इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज होती हैं, बहुत कम वहां पर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये भी उसी तरह की इंडस्ट्री होगी सर। ABCD 4 लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। भाई A जिस तरह का रिटर्न अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के काबिल है वो है करीबन 18%। B 12% पे अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाता है, और D 10% पे अपने शेयर होल्डर्स को रेट ऑफ रिटर्न देता है। सर एक बात बताइए, अगर सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट है, सेम तरह के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो सर ऐसा क्यों कि A का रिटर्न बहुत ज्यादा है, B का कम है, C का कम है, D का और कम है? भाई रीजन अलग अलग हो सकते हैं। रिस्क जो कंपनी ज्यादा लेने के लिए तैयार होती है वो कंपनी डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न कमाती है। तो हो सकता है A जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, वो प्रोडक्ट में भी ऐसा भी कोई प्रोडक्ट बनाता हो जो हाईली रिस्की हो, जिसके सेल होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो। तो एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं। तो ग्लास जो होता है वो पतले ग्लास भी आते हैं, मोटे ग्लास भी आते हैं, टफन्ड ग्लास भी आते हैं, अलग अलग तरह के ग्लासेस आते हैं। तो हो सकता है A जिस तरह का प्रोडक्ट बनाता हो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता हो, इसीलिए A का रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा हो, और D जो करता हो, जिस तरह काम करता हो, जिस तरह अपने ऑपरेशंस करता हो, वो लेस रिस्की होंगे जरूर, इसी वजह से D को कम रिटर्न मिलता है। सर तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप अपना पैसा इनमें से 4 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और हाँ सबसे पहले आप चूज करते हो कि कौन सी इंडस्ट्री में हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडस्ट्री चूज करने के बाद आप कंपनी चूज करते हो। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक बहुत नई चीज आई है इंडिया में, और इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सतर्क, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके केयरफुल है भाई, कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमको बनाने हैं इंडिया में, और स्टेशंस बनाने, इलेक्ट्रिकल स्टेशंस जहां पर वो चार्ज हो सके। तो इसका बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी हो गई इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से डीलिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के इक्विपमेंट जनरेट कर रही हैं, खुद गाड़ियां जनरेट कर रही हैं। आपकी मर्जी है आप गाड़ियों के सेगमेंट में कौन सी वाले गाड़ी की कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इन वाली कंपनीज जिस इंडस्ट्री में है ये, मैं उस इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना चाहता हूं। ठीक है सर, आप पैसा लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, बट सर आप हमें एक चीज बताओ, आप इनमें से कौन से वाले बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते हो। ऑफ कोर्स सी बात है, मैं चाहूंगा कि मैं 18% वाले में अपना पैसा लगाऊं। क्यों? क्योंकि 18% इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिलेगा उतना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ जी हाँ सर, हर आदमी यही चाहता है कि ज्यादा जो कंपनी रिटर्न दे उस कंपनी में पैसा लगाए। लेकिन मैं एक चीज और देखूंगा भाई, हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क। क्या मैं जितना ए कंपनी रिस्क लेके चलती है, क्या जितने रिस्की चीजें ए कंपनी करती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, हो सकता है ए कंपनी की डेट इक्विटी रेशो बहुत हाई हो, वो डेट बहुत ज्यादा लेके चल रही हो, इस वजह से ए कंपनी का रिस्कीनेस ज्यादा होगा, जरूर ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिस्कीनेस हाई हो जाती है। इसी तरह ए कंपनी की भी रिस्कीनेस हाई है, तभी तो उसके रिटर्न्स भी इतना हाई हैं। ऐसे नहीं कोई रिटर्न्स हल्के होते, हाई होते किसी कंपनी के। तो अब ये मुझे डिसाइड करना है एज एन इन्वेस्टर कि मेरा कितना रिस्क एपेटाइट है।
रिस्क एपेटाइट मतलब मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। क्या ए कंपनी जितनी रिस्की कंपनी है, वो जिस तरह के रिस्क लेती है, क्या मैं उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उस लेवल पर जा सकता हूं अपना रिटर्न कमाने के लिए जिस लेवल पर ए कंपनी रिस्क लेती है? क्या मैं ओके हूं इस बात से कि ये ए कंपनी रिस्क भी बहुत ज्यादा लेगी, रिटर्न भी बहुत ज्यादा होगा, तो अगर नुकसान हुआ तो वो भी फटाफट ज्यादा ज्यादा नुकसान होगा, अगर मुनाफा हुआ तो वो भी ज्यादा ज्यादा मुनाफा होगा? क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं? वो मुझे डिसाइड करना है। एज एन इन्वेस्टर आई हैव टू डिसाइड कि मैं अपनी सेविंग्स को, मैं अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करूं। अब ये डिसीजन लेने के लिए भाई एक इन्वेस्टर को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? रिस्कीनेस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। रिस्कीनेस क्वेश्चन मतलब कितना रिस्क एक कंपनी उठा रही है, और वो रिस्कीनेस क्वेश्चन का जो पैरामीटर होता है वो होता है बीटा। तो भाई बीटा ये बताता है कि ए कंपनी एज कंपेयर्ड टू मार्केट नॉर्मल ट्रेंड्स कितना ज्यादा रिस्क उठा रही है। अच्छा सर, हमें मार्केट नॉर्मल ट्रेंड्स कैसे पता लगते हैं? भाई मैं इन चारों का एवरेज ले रहा हूं, ठीक है। हालांकि रियल लाइफ में ये इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। मैंने अपने एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए तुम्हारा एक एवरेज ले लिया। ये आया 13.75%। चारों कंपनीज का एवरेज रिटर्न जो चारों कंपनीज कमा रही है। नेचुरल सी बात है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न ये है, तो नेचुरल सी बात है मार्केट का जो रिस्क फैक्टर होगा वो भी करीबन इसके आसपास होगा। अब ये तुम्हें देखना है, देखो जरा, ये तुम्हें देखना है कि तुम मार्केट से रिस्क अपना कितना ज्यादा लेना चाहते हो। तो मार्केट रिस्क ले रही है 13.75% के इक्विवेलेंट। तो हाँ, ये रिटर्न की बात है भाई, ये 13.75 रिटर्न है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यही मेरा रिस्कीनेस का भी फैक्टर है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन 18% एंड 13%, दिस इज नोन एज बीटा। बीटा मीन्स the percentage of risk which a particular company takes as compared to its market। मार्केट के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज रिस्क एक कंपनी ले रही है, इसे हम कहते हैं बीटा। अब ये तुम्हें देखना है, ए और बी कंपनीज मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क ले रही हैं, सी और डी कंपनीज मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्क ले रही हैं। तुम्हारा डिसीजन, तुम कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहोगे। चलो ठीक है सर, ये तो हमारा डिसीजन कि हम कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे। अब आ जाओ जरा, इस वाले फॉर्मूले को हम एक बार दोबारा वापस पिक्चर में ले आते हैं, वापस लाइमलाइट में ले आते हैं। तो तुम चाहे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम बी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमने बी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब बी कंपनी के जब तुमने शेयर्स खरीद तो नेचुरल सी बात है, तुम कहोगे भैया मुझे कितना रिटर्न दोगे, मुझे ये बता दो। हाउ मच रिटर्न विल यू गिव मी इफ आई एम एन इन्वेस्टर इन योर कंपनी, आई हैव परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ योर कंपनी, हाउ मच रिटर्न विल यू गिव मी। बी से तुम ऐसे अक्रॉस द टेबल बैठ के बी के जो एमडी है उनसे बात कर रहे हो, उनसे मांडवली कर रहे हो, उनसे एक डील कर रहे हो, ठीक है सर। अब डील में देखना, बी चाहेगा कि वो तुम्हें, मतलब शेयर होल्डर को, कम से कम रेट ऑफ रिटर्न दे, वो तुम्हें कम रिटर्न दे। वो कहे नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें, ताकि एक्सपेक्टेशन तुम्हारी कम रहे, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन अगर इन्वेस्टर की बढ़ जाती है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बी चाहेगा कि एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की ना बढ़े, हम तुम्हें रिटर्न जो दें वो कम रिटर्न दें, बी ऐसा चाहेगा। तो बी पता है तुम्हें क्या कहेगा? बी कहेगा अरे सुनो, जैसे अगर मैंने इन्वेस्ट किया बी में, अरे सुनो मिस्टर निखिल, तुम ये बताओ अगर ये पैसा तुम फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा देते या रिस्क फ्री किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते तो ये पैसा तुम्हें कितने परसेंटेज रिटर्न देता। मैंने कहा भाई देखो, मरा गिरा जो एकदम बैंक की एफडी है वो तो आजकल 5.5% चल रही है, उनको तो भूल जाओ भाई। मैं ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जहां बिल्कुल मरे गिरा, बिल्कुल छोटे से छोटा, कम से कम 6% का मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो बी कहता है बस, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, तुम जो इक्विटी शेयर से कमाओगे ना वो कमाओगे 6%। तुम एकदम गुस्से से तमतमा गए, लाल हो गए, एकदम चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो गया। तुमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैंने इक्विटी शेयर में हाई रिस्क इसलिए लिया है ताकि मैं वो पैसा कमाऊं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कमा रहा हूं। क्या मैंने इसलिए रिस्क हाई लिया है? अरे अगर मुझे उतना ही कमाना होता तो मैं रिस्क कम लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही ना खरीदता, मैं तुम्हारे पास क्यों आता मिस्टर बी? बी कंपनी में इक्विटी शेयर में क्यों खरीदता?
अब एमडी डर गया, एमडी को लगा कि भाई ये तो जो बच्चा है ये थोड़ा स्मार्ट बच्चा है और ये ना ज़रूर किसी अच्छे से टीचर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन सीख के आया है ज़रूर, इसे वैल्यूएशन के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, तो इससे पंगा नहीं ले सकते। एमडी को ये बात समझ में आ गई, तो एमडी ने फिर तुमसे पूछा अच्छा चलो 6% तो बेयर मिनिमम कम से कम मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, ठीक है, 6% तो बेयर मिनिमम मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। अब ये बताओ तुम्हारी क्या उम्मीद है, तुम क्या चाहते हो कमाना, तुम बताओ, तुम अपनी उम्मीद बताओ। भाई मेरा छोड़ो, मैं तो तुम्हें बेयर मिनिमम दूंगा ही दूंगा इतना पैसा, तुम बताओ तुम्हारी क्या उम्मीद है। तुमने कहा सर मैं सबसे पहले पता है क्या चीज देख के आया था, मैं देख के आया था कि ये जो इंडस्ट्री है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है नियर फ्यूचर में, क्योंकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ज़बरदस्त छूट देने का वादा कर दिया है, ज़बरदस्त प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना था, और मैंने ना कहीं से सुना था और मैंने रिसर्च करके भी ये पाया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो इस समय 13.75% चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में रेट ऑफ रिटर्न 13.75% चल रहा है तो सर नेचुरल सी बात है मेरी भी जो उम्मीद है वो बेयर मिनिमम 13.75% तो कमाने की है ही है। इंडस्ट्री जितना कमा रही है, जो मार्केट पोर्टफोलियो कमा रहा है, जो मार्केट कमा रहा है, इसको मैं नाम देता हूं आरएम, मार्केट में क्या रिटर्न मिल रहा है, तो जो मार्केट ये वाली इंडस्ट्री जो कमा रही है बेयर मिनिमम साहब मेरी उम्मीद तो वो है ही है ना। तो बी कहता है चलो ठीक है, इसका मतलब तुम 6% के ऊपर कितना और चाह रहे हो, 6% के ऊपर तुम चाह रहे हो 7.75%, तो 6% तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, तो बेयर मिनिमम मरा गिरा है, इतना तो बेयर मिनिमम कमाने का हक बनता ही बनता है एक इन्वेस्टर का। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर में शेयर्स में पैसा लगाता है जो कि हायर रिस्क की है, तो इतना तो बेयर मिनिमम बनता ही बनता है। मंजूर है, तुम्हारी बात एकदम अग्रीड है, मैं तुम्हें बेयर मिनिमम 6.6% तो दूंगा ही दूंगा। इसके ओवर एंड अबव तुम मेरे को कह रहे हो 7.75% तुम कमाना चाहते हो। अब बी के चेहरे पे ना एक कुटिल सी मुस्कान थी जब उसने 7.75 का मुझे ऑप्शन दिया। जैसे उसने ऑप्शन दिया ना कि तुम 7.75% कमाना चाहते हो क्या, जैसे बी ने ये ऑप्शन दिया, बी ने क्या किया 7.75% यहां लिख भी दिया, ठीक है। अच्छा कंप्यूटेशन बताना 7.75% की क्या हुई, कंप्यूटेशन हुई 13.75% माइनस 6%। अरे भाई ये 6% तो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है ना, इसीलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। तो तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटेशन चल रही है, 7.75% तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए जो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है, जो इंडस्ट्री कमा के दे रही है। तुमने एमडी को बोला हाँ भाई एमडी मुझे बेयर मिनिमम, मुझको बेयर मिनिमम 6% तो चाहिए, इसके ओवर एंड अबव जो इंडस्ट्री कमा रही है ये, क्योंकि मैं इंडस्ट्री देख के आया था, हर इन्वेस्टर इंडस्ट्री देख के पैसा इन्वेस्ट करता है, मुझको भाई 7.75% और दे दो। अब जैसे ही ये 7.75% लिखा गया ना, एमडी के चेहरे पे एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। कुटिल सी मुस्कान का ये मतलब है कि जरूर दाल में कुछ काला है। और वो गाना चलता था ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, वो ना बैकग्राउंड में चलने लगा। तो पता है एमडी क्या करने लगा, एमडी ने जैसे ये करा उसके चेहरे पे मुस्कान थी, वो इक्वल टू लेके अपना बस आंसर लिखने ही वाला था कि ठीक है तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न मिस्टर क्या चाहिए, बी कंपनी से तुम्हें चाहिए 13.75। इन दोनों का टोटल उसने कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर पे उठा के 6 + 7.75 कर ही रहा था। एकदम तुम्हारे बैकग्राउंड में आवाज चली, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। जैसे ही आवाज चली तुमने कहा रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको। एमडी ने कहा अब क्या, अभी भी तो तुमने कहा था तुम्हें 13.75 चाहिए, लो मैं तुम्हें 13.75 दे रहा हूं रिटर्न, और क्या चाहिए तुम्हें, अब लालच उठ गया क्या तुम्हारे मन में। तुमने एमडी को एक बात बोली, तुमने एमडी को बोला सुनो एमडी, इंडस्ट्री तो पक्का 13.75% कमा के अपने इन्वेस्टर को दे रही है, इंडस्ट्री का तो पक्का यही रेट है, लेकिन जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री की किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर कर रहा हूं। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक किसी कंपनी में करता हूं तो मेरे जो रिटर्न होने चाहिए वो कंपनी के हिसाब से भी कैलकुलेट होने चाहिए भाई।
ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मायने रखता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, वो एक प्राइमरी फैक्टर होगा ही होगा, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे जो रिटर्न है वो कंपनी के रिटर्न के हिसाब से भी तो कैलकुलेट होने चाहिए। देखो, ये जो रिटर्न मुझे मिलता वो तब मिलता अगर मैं लो रिस्क कंपनी में इन्वेस्ट करता अपना पैसा। आपकी कंपनी तो मार्केट से ज्यादा रिस्क उठाए हुए है, तभी तो आपकी कंपनी का जो रिटर्न है वो 15% है, मार्केट का जो रिटर्न है वो 13.75% है। तो आपकी जो कंपनी है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क उठाए हुए है। अगर आपकी कंपनी मार्केट से ज्यादा रिस्क उठाए हुए है तो नेचुरल सी बात है मुझको आपकी कंपनी से सिर्फ 13.75% रिटर्न नहीं चाहिए, इससे कुछ ज्यादा चाहिए। कायदे की बात, लॉजिकल बात, एकदम लॉजिक की बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका रिस्कीनेस प्रोफाइल मार्केट के रिस्कीनेस से ज्यादा है तो आप उससे रिटर्न भी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, ज्यादा मांगोगे कि भाई मुझे जो रिटर्न दो ना वो मार्केट से ज्यादा दो। अब सवाल उठता है कितना ज्यादा दें? तो भाई ये जो डिफरेंस होता है मार्केट पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री रिटर्न का, इस वाले डिफरेंशियल को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं फॉर हाई रिस्क की कंपनीज और यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा। बीटा इज द beta signifies that what is the risk which company is taking as compared to an average industry. What is the risk जो कंपनी ले रही है as compared to industry risk? इंडस्ट्री जो रिस्क ले रहा है वो कंपनी के कंपैरिजन में कितना है, ये डिनोट करता है बीटा। सर बीटा कैसे निकाल के लाएंगे? भाई मैं एक तुम्हें ब्रॉड सा कैलकुलेशन दे देता हूं, हालांकि ये बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाएगा कि किस तरह बीटा निकाल सकते हैं। तो बीटा निकालने का तरीका है 15% डिवाइडेड बाय 13.75%। 15% है बी कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न, 13.75% है इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न। मैंने 15 को न्यूमरेटर में रख दिया और 13.75 को डिनोमिनेटर में रख दिया, मेरा आंसर आया 1.1, अप्रोक्सीमेटली 1.1। अब सवाल ये उठता है कि सर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न 7.75 है उसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई हाँ, उसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 विच इज 8.525। तो जो कंप्लीट इंटरेस्ट मिलेगा इस पर्सन को वो मिलेगा 8.525 प्लस 6 विच इज 14.525। लगभग इतना परसेंटेज का रिटर्न बी कंपनी देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो खास बात क्या? खास बात ये कि जिन कंपनीज का रिस्कीनेस कोशंट ज्यादा होता है मार्केट के कंपैरिजन में उनका बीटा मोर देन 1 होता है, जैसे यहां पर मोर देन 1 निकल के आया। और अगर कोई कंपनी होगी जिसका रिस्कीनेस पैरामीटर मार्केट के कंपैरिजन में कम होगा, जैसे 12 13.75 से कम है, ठीक है, तो 12 को न्यूमरेटर में रखेंगे, 13.75 को डिनोमिनेटर में रखेंगे। इस केस में भाई बीटा या रिस्कीनेस कोशंट विल बी लेस फॉर कंपनी बी। कंपनी बी के लिए रिस्कीनेस कोशंट होगा कम। तो डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी किस तरह के रिस्क प्रोफाइल की कंपनी है। अगर तुम्हारी कंपनी हाई रिस्क प्रोफाइल की कंपनी है तो तुम्हारा बीटा होगा 1 से ज्यादा। इसकी वजह से ये ब्रैकेट में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकल के आएगा ज्यादा, तो मार्केट से तुम्हें मिलेगा ज्यादा। और अगर तुम कम रिस्कीनेस वाली कंपनी में अपने शेयर्स इन्वेस्ट करते हो तो ये जो बीटा होगा ये होगा 1 से कम। अगर ये हुआ 1 से कम तो तुम्हें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा मार्केट से कम। नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है भाई, जितना शक्कर डालते हैं हलवा उतना मीठा हो जाता है। जितना रिस्कीनेस ऐड करोगे अपने पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। सो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस CAPM मॉडल। बेयर मिनिमम, मरे से मरा, एकदम बेयर मिनिमम अगर मैं तुम्हें कहूं मैं तुम्हें कितना रिटर्न दे सकता हूं वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में बाकी सब लोग कमा रहे हैं ऑन
रिस्क फ्री एसेट्स जिनमें कोई भी रिस्क नहीं है, जैसे एफडी, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स, इन सब बॉन्ड्स में 1% का रिस्क नहीं है, तो 6 से 7%, 8% तक भी इन वाले इन्वेस्टमेंट्स में भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो वो तो बेयर मिनिमम तुम्हें चाहिए। उसके ओवर एंड अबव तुम्हारी मंशा ये कि मार्केट जितना कमा रही है कम से कम उतना तो मिले ही मिले। तो मार्केट जितना कमा रही है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर अब इस वाले जो डिफरेंशियल आया इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कंपनी मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसके हिसाब से ये इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, और जो ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा। दिस इज द CAPM मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट commonly used models to compute the cost of equity। मैंने तो ऑलमोस्ट 90-95% सिचुएशंस में यही मॉडल को यूज होते हुए देखा है भाई, किसी भी कंपनी के केस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, किसी भी वैल्यूएशन के केस में यही मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। हाँ, अगले लेक्चर में हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं, हम ना कुछ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर चर्चा करने वाले हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे ये, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट मतलब आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहे इंडिया में लो, चाहे बाहर लो, US में लो, चाहे मलेशिया में लो, क्या ये कांस्टेंट रहता है या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है? भाई ये पक्का से चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इन विच यू आर वैल्यूइंग दैट एसेट, या जहां पर कैश फ्लो अराइज हो रहे हैं उसके हिसाब से ये भी चेंज होता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट नहीं रहता भाई। हाँ, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो, क्योंकि हम इंडिया में ही हैं, तो हम इसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल भी कांस्टेंट फिगर नहीं होती। समय के अनुसार ये चेंज होती रहती है। जैसे एफडी की जो इंटरेस्ट था वो आज से 5 साल पहले 10%, 9% इतना होता था, आज की डेट में वो रह गया 5%। तो समय के अनुसार भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता रहता है, तो तुम्हें समय के अनुसार इसको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज अ डायनामिक फिगर। प्लस तुम जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस कंट्री में वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके हिसाब से भी ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता रहता है। तो हम आगे चल के इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट आओ अब पहले अपने बुक में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और इसका एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन रीड करते हैं। So the most popular method of computing cost of equity is CAPM, which is discussed as under CAPM model, जो yes most important model है cost of equity निकालने का। KE is equal to risk free rate of return plus beta multiplied by risk market risk portfolio then risk free rate of return। risk free rate of return RF, RM का मतलब है return on market portfolio, मार्केट से कितना रिटर्न मिल रहा है। बीटा का मतलब है बीटा या रिस्क, और R माइनस RF होता है रिस्क प्रीमियम या प्राइस ऑफ रिस्क। अब देखना बच्चे अधिकतर इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन में RM दिया हो सकता है, रिस्क ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ऐसा दिया हो सकता है, या रिस्क प्रीमियम दिया हो सकता है, प्राइस ऑफ रिस्क दिया हो सकता है। अगर प्राइस ऑफ रिस्क दिया हुआ है तो इसका मतलब वो माइनस ऑलरेडी करके दिया हुआ है, उसमें से दोबारा RF माइनस नहीं करना। तो अगर तुम्हें दिया हुआ है रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 6% और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 8%, ठीक है, तो आपको सीधा 8% में 6% ऐड कर लेना है, बीटा को मल्टीप्लाई करके। आपको 6% में दोबारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिस्क प्रीमियम या प्राइस ऑफ रिस्क, इट मींस वो माइनस करने के बाद ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, उसमें से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस हुआ हुआ है, तो उसमें आपको RM माइनस RF डायरेक्टली कंसिडर कर लेना है, उसमें RF को दोबारा माइनस नहीं करना। वर्ड्स याद रखना, वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, रिस्क प्रीमियम या प्राइस ऑफ रिस्क, ये दोनों वर्ड्स हैं जो RM माइनस RF को डिनोट करते हैं, ठीक है सर। तो आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ वाई लिमिटेड यूजिंग CAPM टेक्निक। CAPM टेक्निक यूज करके आपको वाई लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के लाना है। द रिस्क फ्री रेट इज 5.5%, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, अब ध्यान रहे ध्यान रहे ध्यान रहे, मार्केट पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया, प्राइस ऑफ रिस्क दिया है, विच मींस ये माइनस करने के बाद है। अगर मैं तुम्हें कहूं जरा मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो निकाल के बता दो कितना है, मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो निकाल के बता दो कितना है, RM कितना है, तो पता है तुम क्या करोगे, 7% प्लस 5.5%, 7% प्लस 5.5%, which is 12.5% is the market risk portfolio. So
ये प्राइस ऑफ रिस्क दिया हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है, इसमें मैं दोबारा रिस्क फ्री रेट माइनस नहीं करूंगा। ठीक है सर। कंपनी का बीटा दिया हुआ है 1.2 टाइम्स। तो चलो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं सीएपीएम मॉडल को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकल के आती है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के लानी है वाई लिमिटेड की यूजिंग द सीएपीएम मॉडल। सीएपीएम मॉडल के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 5.5% प्लस बीटा है 1.2 टाइम्स। मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो हमें नहीं दिया हुआ, हमें डायरेक्टली प्राइस ऑफ रिस्क दिया हुआ है, तो बस मैं इसको 7% से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस नहीं करूंगा। बार बार कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिया भाई कुछ और है, तुम कैलकुलेट कुछ और कर जाते हो। 13.9%, 13.9% है टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ वाई लिमिटेड यूजिंग द सीएपीएम मॉडल। तो चलो अब थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट जनरल अपनी नॉलेज के लिए एक टॉपिक पढ़ते हैं। एफ वाई के, जहां भी तुम्हें दिखे ना बुक में एफ वाई के का मतलब है फॉर योर नॉलेज। इसी तरह जब तुम कॉस्ट ऑडिट की बुक पढ़ रहे होगे, वहां पर भी भाई जहां पर भी तुम्हें एफ वाई के लिखा हुआ दिखे, समझ लेना कि ये वाला जो कंटेंट है वो आपके स्टडी मैट में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। ये वाला कंटेंट मैंने कहीं और से छांट के डाला है, जस्ट आपकी नॉलेज में वृद्धि के लिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे होगे तो जो बेसिक नॉलेज है वो तो सबके पास होगी, ऐसा क्या खास आपके पास होगा जो आप इंटरव्यूअर को एक डिफरेंशिएटिंग इंप्रेशन उस पर डाल सकोगे, वो होंगी ये वाली नॉलेज जो आपको सिलेबस के अलावा दी जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस मैंने हर चैप्टर में डाले हुए हैं। ये एग्जाम जब आए ना पास तो इसको काट देना, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, उससे पहले जब आप अपना वैल्यूएशन का बुक खोल के देखो, तब ये FYK वाले सेक्शंस को, और इवन जब आप कॉस्ट ऑडिट की बुक देखो तो तब आप FYK वाले सेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। दोनों ही बुक्स में FYK का सेक्शन इज इररेलेवेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नाउ फॉर योर नॉलेज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज कांस्टेंट? क्या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कांस्टेंट होता है? क्या ये हमेशा सेम रहता है या ये भी चेंज होता है? मैंने पार्टली तुम्हें आंसर दे दिया था, नहीं भाई नहीं, ये समय, परिस्थिति, देश, काल, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होता। सो रिस्क फ्री रेट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज नो वेरिएंस अराउंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। देयर आर नो ग्लोबल रिस्क फ्री रेट्स। तो रिस्क फ्री रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो बेयर मिनिमम हम कमाएंगे ही कमाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इतना तो बेयर मिनिमम हमें मिलेगा ही मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न में। देयर आर नो ग्लोबल रिस्क फ्री रेट्स। ग्लोबली कोई रिस्क फ्री रेट कांस्टेंट हो कि जी 6% ग्लोबली रिस्क फ्री रेट है, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ग्लोबली रिस्क फ्री रेट 6% हो, ऐसा नहीं हो सकता। दे वेरी, वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, इकोनॉमी, करेंसी। इन्फ्लेशन रेट, जिस कंट्री का जैसा इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। देन टाइम होराइजन ऑफ कैश फ्लोज विच वी आर वैल्यूइंग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई। आप कैश फ्लो को कितने समय तक डिस्काउंट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा कैश फ्लो जो कम समय तक आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो उसके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अलग होते हैं। ऐसा कैश फ्लो जिसको आप ज्यादा समय के लिए डिस्काउंटिंग कर रहे हो उसके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अलग होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने समय तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने समय तक आप कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जनरेट करेगा ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाला बिजनेस या ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, उस पे भी भाई हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर सकता है। सर तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो छोटे समय के लिए रिटर्न दे रहा हो उसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम अलग लें,
और सेम कंपनी एक दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रही है, प्रोजेक्ट 2, जहां पर वो और लंबे समय के लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा, बहुत लंबे समय के लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा, वहां रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम अलग लें? क्या एक ही कंपनी में दो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए दो अलग अलग रिस्क फ्री रिटर्न लिए जा सकते हैं? हां, एक ही कंपनी में दो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए दो अलग अलग रिस्क फ्री रेट लिए जा सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिमिनिश्ड सब्सटैंशियली ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड। तो जैसे आपने देखा कोविड-19 के दौरान भाई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गए। देन आओ एक DIY करते हैं, डू इट योर सेल्फ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। द राइट रिस्क फ्री रेट टू यूज इन वैल्यूइंग अ कंपनी हैविंग कैश फ्लोज फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स इन US डॉलर वुड बी। तो भाई कंपनी है जिसके कैश फ्लोज US डॉलर में आएंगे, इंडियन करेंसी में नहीं आएंगे, इंडियन रुपये में नहीं आएंगे, US डॉलर में आएंगे, और जो कैश फ्लो का एक्सपेक्टेड टेन्योर है वो है करीबन 25 साल का। हो सकता है ये कंपनी इंडियन कंपनी हो लेकिन इसके जो रेवेन्यूज आएंगे वो US डॉलर्स में आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है भाई कई बार आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो US MNCs ही होती हैं। तो जो कैश फ्लो जनरेट होता है, भले ही आप इंडियन कंपनी हो, बट जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो US डॉलर्स में जनरेट होगा। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल्दो आप इंडियन कंपनी हो लेकिन आप जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हो वो US डॉलर के बेसिस पे ले रहे हो। ऐसा हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अ 3-month US ट्रेजरी बिल रेट, अ 10-year US ट्रेजरी बॉन्ड रेट, US ट्रेजरी का बॉन्ड रेट है 10 साल का, अ 30-year US ट्रेजरी बॉन्ड रेट, अ 3-month इंडियन ट्रेजरी बिल रेट, अ 10-year इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड रेट, अ 30-year इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड रेट, नन ऑफ द अबव। तो भाई एक बात तो मैं आपको आउटराइटली बता दूं, इंडियन वाले तो हो ही नहीं सकते। जब कैश फ्लो डॉलर्स में है तो इंडियन वाले रेट ऑफ रिटर्न तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो मैंने वो ऑप्शन तो काट दिए। अब सवाल ये उठता है जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं US वाले, इनमें से कौन सा तुम्हें चूज करना चाहिए? सर जिसका टेन्योर हमारे कैश फ्लो के टेन्योर के आसपास होगा। बिल्कुल भाई, हमारे कैश फ्लो का टेन्योर है 25 साल, और ये जो यहां 30 ईयर्स दिया हुआ है दिस इज क्लोज टू आर टेन्योर। जो 30 ईयर्स दिया हुआ है दिस इज वेरी क्लोज टू आर टेन्योर। सो इसका सही आंसर है सी, सिंस इट इज क्लोजर टू द टेन्योर of cash flows of the company. Further, the currency of cash flow is dollar, hence the return is also considered with respect to डॉलर्स। तो जो रिटर्न कंसिडर हुआ है वो भी डॉलर के रिस्पेक्ट में कंसिडर हुआ है। तो सही आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डेट। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से जो रिटर्न हमें मिलेगी वो रिटर्न है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रिटर्न भाई। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का कॉस्ट क्या होता है भाई? एक बात सुनना, इक्विटी वालों का जो रिटर्न होता है वो मार्केट से बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है, वो मार्केट से कंपैटिबल होता है, और उसमें बीटा, मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अमलगमेशन होता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन डेट के केस में सर डेट तो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। जितना परसेंटेज डेट का नजर आ रहा है वो एकदम फिक्स्ड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता। तो डेट का कॉस्ट निकालना बड़ा ही इजी। जो भी ब्याज का दर है ना, जो भी इंटरेस्ट रेट है, आप उसको कॉस्ट ऑफ डेट लेके चल सकते हो। बस कॉस्ट ऑफ डेट निकालना बड़ा ही सिंपल, उसमें कोई कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। आओ कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू प्राइस पेड बाय द बिजनेस फॉर यूजिंग डेट कैपिटल। डेट कैपिटल को यूज करने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ रहा है बिजनेस को, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। इन बिजनेस इट इज इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डेट ड्यूज,
कॉस्ट ऑफ डेट इज कंप्यूटेड नेट ऑफ टैक्सेस बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ यूजिंग डेट इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। अब ये बात नहीं समझ में आई सर, फॉर्मूला देखना जरा। सर अगर मैं ब्याज दे रहा हूं 13%, तो मेरा जो केडी होना चाहिए, केडी वो भी होना चाहिए 13%, सिंपल। हाँ भाई हाँ, होना चाहिए 13%। तो सर हम हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट में ये एक नया एंगल क्या ऐड करते हैं, हम 1 माइनस टैक्स रेट को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके माइनस उसको करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या चीज होती है सर? ये टैक्स सेविंग का जो पोर्शन है जो हम 13% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये सर क्या होता है, हमें ये आज तक नहीं समझ में आया। सर हम इस बात से तो क्लियर हैं कि ये जो इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज का दर है, वो हमारा जो हम लोन लिया है हमने बैंक से, वो 13% है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होना चाहिए 13%। सर बस आप एक चीज समझा दो, ये टैक्स रेट क्यों हम माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं? तो सर अब सवाल ये उठता है, ये कॉस्ट ऑफ डेट के साथ टैक्स का रेट माइनस क्यों किया जाता है? क्या लॉजिक है कि हम जब भी केडी लेते हैं तो हम अपना टैक्स का रेट 1 माइनस टैक्स ऐसे माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि जब भी हम केई लेते हैं तो ऐसा कोई रिडक्शन हम नहीं करते? सर क्या रीजन है इसका? हम क्यों 13% को 13% नहीं ले सकते? हम क्यों उसको कम करके लेते हैं, कुछ परसेंटेज मल्टीप्लाई करके लेते हैं? आओ लॉजिक समझते हैं। तो ये है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी एक कंपनी का जिसकी इनकम है 100 रुपीज, जिसके टोटल खर्चे हैं 60 रुपीज, जिसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है 40 रुपीज। नेट प्रॉफिट पे अगर टैक्स सपोज 30% के रेट पे लगता है तो भाई 12 रुपए का टैक्स इस वाली कंपनी को पे करना है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कोई खास कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं ले रहा, बड़ा सिंपल प्लेन वनीला एग्जांपल ले रहा हूं। एक ऐसी कंपनी जो 100 रुपए का इनकम कमा रही है, उसके खर्चे 60 रुपए हैं, नेट प्रॉफिट है उसका 40 रुपए। 40 रुपए पे सपोज 3% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू 12 रुपीज। 12 रुपीज का टैक्स ये वाली कंपनी पे करेगी, 12 रुपीज का टैक्स ये वाली कंपनी प्रोविजन बनाएगी। ठीक है सर, 12 रुपीज का है टैक्स। अब देखना जरा, अगर ये वाली कंपनी अभी तो इसने कोई भी लोन बोरो नहीं किया हुआ, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, लेकिन अगर ये वाली कंपनी लोन बोरो करती है, किसी से लेंडिंग करती है और किसी को इंटरेस्ट भी पे करती है, और सपोज उस इंटरेस्ट के बदले उस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करती है, सपोज कंपनी ने लोन लिया 50 रुपए का, 50 रुपए पे कंपनी जो इंटरेस्ट बियर कर रही है वो कर रही है 10% का इंटरेस्ट है जो कंपनी बियर कर रही है। इसका मतलब 5 रुपए साल का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। अगर 5 रुपए साल का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी तो 5 रुपए मैं यहां पर लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एडिशनल खर्चा आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एक्सपेंसेस, और मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 40 नहीं 35 रह जाएगा। 35 जो मेरा नेट प्रॉफिट रहा, तो मेरा जो टैक्स होगा रिवाइज्ड टैक्स वो भी 35 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 35 का 30%, 35 का 30% हुआ 10.5। तो भाई अब एक बात बता दो, कितना रुपए का टैक्स मैंने सेव कर लिया? सर 1.5 रुपीज का मैंने टैक्स सेव कर लिया, दिस इज टैक्स सेविंग। अच्छा, मतलब तुम्हारा 1.5 रुपीज की बचत हो गई? हाँ सर, मेरी 1.5 रुपीज की बचत हो गई। अगर तुम्हारी 1.5 रुपीज की बचत हो गई तो जरा मुझे बता देना, ये बचत तुम्हारी किस रीजन की वजह से हुई? सर रीजन सिंपल सा ये था, मैंने लोन ले लिया, पहले लोन नहीं लिया हुआ था, अब लोन ले लिया, इस वजह से बचत हो गई। अच्छा, तो रीजन लोन लेना था, रीजन कोई और नहीं था कि तुमने अपने बिजनेस में एफिशिएंसी डाल दी, तुमने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया जिससे खर्चा बच गया, या अपना कोई नया कस्टमर ले आया जिससे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ऐसा कोई रीजन नहीं था। तुम कह रहे हो रीजन सिर्फ इतना सा था कि मैंने लोन लेना शुरू कर दिया। अगर तुम मेरे को कहते हो रीजन सिर्फ इतना सा था कि मैंने लोन लेना शुरू कर दिया, तो ये जो बचत हुई 1.5 रुपए की टैक्स में, मैं इस बचत को भाई एट्रीब्यूट कर दूंगा लोन वाली ट्रांजैक्शन पे। हां सर, आप इसे एट्रीब्यूट कर दो लोन वाली ट्रांजैक्शन पे। तो अगर मैं तुम्हें एक दूसरे तरीके से समझाऊं तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, सच सच बताओ, वैसे तो 5 रुपए गया, लेकिन सच सच बताओ तुम्हारा जो खर्चा हुआ इस वाले लोन को लेने से वो 5 रुपए हुआ
या 3.5 रुपए हुआ। इस लोन को लेने से जो तुम्हारा खर्चा हुआ वो 5 रुपए हुआ या 3.5 रुपए हुआ? सर पक्का 3.5 रुपए हुआ, क्योंकि सर 1.5 रुपए जो कि मेरा टैक्स में बचा वो भी तो इसी लोन की वजह से बचा, वो भी तो बेनिफिट हुआ जो लोन ने मुझे दिया। तो लोन ने जो खर्चा मुझे दिया वो 5 रुपए का दिया, लोन ने जो बेनिफिट मुझे दिया वो 1.5 रुपए का दिया। नेट नेट जो लोन की वजह से खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ 3.5 रुपए का। बिल्कुल भाई, तो लोन से जो नेट नेट खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ 3.5 रुपए का। तो अब मुझे बता दो इस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है? तुमने ये लोन कितने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है जरा मुझे बता दो, ध्यान से सोच के बताना। ये लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है? तुमने कितने रुपए, कितने इंटरेस्ट, ब्याज दर, किस ब्याज दर पे ये लोन लिया हुआ है? तुम कहोगे सर इंटरेस्ट रेट है 10% का। बिल्कुल भाई, तुम ये कहोगे इंटरेस्ट रेट है 10% का। अब मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है 10%। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताना तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? इफेक्टिव, एक्चुअली में जो तुम्हारे जेब से गया वो कितना गया? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, मतलब नेट इंटरेस्ट रेट कितना है? सर जो नेट इंटरेस्ट रेट है ना वो एक्चुअली हमारे जो जेब से गया वो गया 3.5 रुपए, और डिनोमिनेटर में रख देंगे सर 50 रुपए को, जितने का लोन है उतना सर हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। 3.5 डिवाइड बाय 50, 3.5 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 7%। बिल्कुल भाई, कायदे की बात है, कायदे की बात क्या है? तुम्हारा जो इंटरेस्ट का रेट जो तुम पहले कह रहे थे कि 10% है, अरे भाई उस इंटरेस्ट रेट में कुछ और एडिशनल बेनिफिट तुमको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट वो प्योर इंटरेस्ट रेट नहीं होता जो कि लिखा हुआ है, जो कि है 10%, वो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। कितना कम? अरे सर 1.5 रुपए कम। तो तुम्हारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया? 7% हो गया तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेट तुम निकाल के लाए, कॉस्ट ऑफ डेट वो 10% नहीं 7% है, क्योंकि तुमने एक्चुअली जो पेमेंट करी है नेट ऑफ द बेनिफिट्स वो पेमेंट है 3.5 रुपए की। एंड दैट इज वाई द कॉस्ट ऑफ डेट इज आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स बेनिफिट। इंटरेस्ट में से जब टैक्स बेनिफिट को रिड्यूस कर दो तब आपका कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आता है। ठीक है सर, ये लॉजिक तो समझ में आया। सर अब ये बता दो, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला कैसे आता है? अरे बड़ा सिंपल, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट, मैंने इसमें 1 माइनस 30% कर दिया। 30% मेरा टैक्स का रेट था जो मैंने यूज किया है फॉर सिंपलिस्टिक पर्पसेस, मैंने ग्रॉस 30% का यूज कर लिया टैक्स का रेट। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 30% which is equal to 10% multiplied by 70% which is equal to 7%। ये जो तुमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, मैंने ये शॉर्टकट में तुम्हारा निकाल के बता दिया कि तुम्हारा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा। So effective cost of debt is equal to interest rate multiplied by 1 minus tax rate, that is the effective cost of debt। तो इसलिए हम जो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट का यूज करते हैं वो करते हैं इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है सर, बात समझ में आई? चलो अब जरा एक DIY क्विकली सॉल्व कर लेते हैं भाई। DIY, डू इट योरसेल्फ, नंबर 3। Arundhati Private Limited has 1 billion loan outstanding carrying an interest rate of 6%। तो $1 billion का लोन है जो जिसका ब्याज दर है 6% with 8 years to maturity होने में 8 years बाकी हैं। The loan was taken a couple of years ago when the interest rates were less। जब लोन लिया गया था तब इंटरेस्ट रेट काफी लेस थे। Now the market interest rate on similar loan is 10%। अब अगर आप उस मार्केट में इस वाले लोन को लेने जाओगे ना तो आज का जो ब्याज का दर है वो है 10%। What is the pre-tax cost of this firm? तो प्री टैक्स कॉस्ट इस फर्म की क्या होगी आपको ये बताना है। सर जो रेट पे हमने लोन लिया 6%, वही रेट डिस्काउंटिंग का भी कॉस्ट ऑफ डेट यूज करो, और जो हम डिस्काउंटिंग के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को जो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं जो इस डेट से निकल के आएगी, सर उसको भी 6% पे ही कैलकुलेट होना चाहिए। सर 10%, 8%, इन सब का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सर कायदे से आंसर 10% ही होना चाहिए। नहीं, कायदे से आंसर 6% ही होना चाहिए। नहीं, कायदे से आंसर 6% नहीं होना चाहिए दोस्तों, कायदे से आंसर होना चाहिए 10%। क्यों सर?
10% आंसर क्यों होना चाहिए? हमने जब ये डेट लिया था तो ये डेट का जो परसेंटेज था वो 6% था। अरे बात बिल्कुल सही है कि जब तुमने ये डेट लिया था तब उसका लोन का रेट 6% था, लेकिन इस डेट्स को यूज करने के बाद जो कैश फ्लो आ रहा है वो तो आज की डेट पे आ रहा है और फ्यूचर की डेट पे आएगा। तो जो लोगों को उम्मीद बंधी हुई होगी इस वाले कैश फ्लो से रिकवरी की, वो तो आज के रेट पे बंधी हुई होगी 10%। माना तुम जो ब्याज दोगे अपने लोन वालों को, जिन्होंने तुम्हें लोन दिया है उनको लोन का ब्याज तुम 6% ही दोगे, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात, मानी ये बात। लेकिन जो तुम रिकवर करना चाहोगे इस लोन को यूज करने के बाद, जहां तुमने पैसा लगाया है वहां से जो रिकवरी होगी, जो तुम रिकवर करना चाहोगे ना, वो रिकवरी तुम 10% पे ही करना चाहोगे, वो तुम 6% पे नहीं करना चाहोगे। सो द करेक्ट आंसर इज 10%। 10% है जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर का तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट तुम्हें यूज करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है ये भूल जाओ। जो इंटरेस्ट अभी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उस इंटरेस्ट पे तुम्हें अपना पैसा रिकवर करना चाहिए, तुम्हें ब्याज मिलना चाहिए, जो तुम्हें रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए। सो जो हम इंटरेस्ट यूज करते हैं ना, इंटरेस्ट, यहां पर जो हम इंटरेस्ट यूज करते हैं वो भाई करंट मार्केट वाला इंटरेस्ट होता है, ना कि जिस इंटरेस्ट पे तुमने ये लोन लिया है वो वाला नहीं होता। जो करंट मार्केट में इस समय इंटरेस्ट चल रहा है वो वाला इंटरेस्ट होता है। और ये सेक्शन भी है भाई FY के, मतलब आपकी नॉलेज के लिए ये छोटी छोटी बातें कही गई। तो जरा इसका आंसर लिख लो, आंसर लिख लो B 10%। आगे लिखो इररिस्पेक्टिव ऑफ the rate at which the loan was borrowed, irrespective of the rate at which the loan was borrowed, comma, the current cash flows should be discounted, the current cash flows should be discounted at the market interest rate, at the market interest rate which is 10%, at the market interest rate which is 10%। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले FYK पे। अगेन कुछ नॉलेज के लिए तुम्हें कुछ चीजें बताई जा रही हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं। इज कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? क्या कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल होता है? इसका जवाब है नहीं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं भाई। सुनना, कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब? लोन जिस रेट पे लिया गया है। रिस्क फ्री रेट का क्या मतलब? वो रेट जो मार्केट में एब्सोल्युटली जीरो रिस्क वाली सिक्योरिटीज पे मिलता है। अब सुनना बात ध्यान से, लोन जिस रेट पे लिया गया है वो रेट जनरली कंपनी के रिस्कीनेस की वजह से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो सपोज एक कंपनी ने लोन लिया, बैंक को पता है ये कंपनी बहुत बढ़िया है, ये कंपनी अच्छा चल रही है, लेकिन फिर भी बैंक को कुछ ना कुछ डाउट जरूर रहेगा कि ये लोन हो सकता है रीपे ना हो पाए। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लोन ले रही है जो बिल्कुल ही गिरी पड़ी कंपनी है, बिल्कुल भी उसका नाम मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, उस केस में भाई रिस्क हो जाता है थोड़ा सा हाई। क्रेडिट रेटिंग होती है, सिबिल का स्कोर होता है अलग अलग कंपनीज का, उनकी रिस्कीनेस को असेस करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इंक्रीज्ड बाय द रिस्कीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, वो इंक्रीज हो जाता है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते। ऐसी ऐसा मत समझना कि सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या, जो कॉस्ट ऑफ डेट मार्केट में चल रहा है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं भाई, नहीं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में रिस्क होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में एक भी रुपए का रिस्क नहीं होता, एक भी % का रिस्क नहीं होता। आओ पढ़ते हैं। यू माइट थिंक दैट सिंस डेट इज रिस्क फ्री द कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप ऐसा सोचोगे कि भाई क्योंकि डेट रिस्क फ्री होता है तो कॉस्ट ऑफ डेट भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल होगा। हाउएवर नो, इट्स नॉट। कॉस्ट ऑफ डेट इज द सम ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न एंड डिफॉल्ट स्प्रेड। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होता है हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट। कितना ज्यादा? डिफॉल्ट स्प्रेड जितना उस वाली कंपनी का है उतना ज्यादा। व्हाट इज डिफॉल्ट स्प्रेड? इट रिप्रेजेंट्स द रिस्क द कंपनी में
default in repaying its debt obligation. Default spread is usually determined by credit rating of the company, and the credit rating are determined by financial ratios like interest coverage ratios. So to give you an example, following table determines the default spread of a company. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8.5 से लेकर अगर 12.5 तक आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है तो आपका डिफॉल्ट स्प्रेड होगा 0.35%. मतलब आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से 0.35% ज़्यादा पे अपना कॉस्ट ऑफ डेट निकाल कर लाओगे. अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 6.5% से 8.5 टाइम्स इतना है तो 0.5% ज़्यादा कर लो. इसी तरह ना आपका जितना कम होता जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो उतना ही ज़्यादा आपका डिफॉल्ट स्प्रेड बढ़ता जाएगा. ठीक है, रिस्कीनेस की वजह से. ठीक है सर. नेक्स्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेशियोज इज यूजुअली टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द क्रेडिट रेटिंग. तो क्रेडिट रेटिंग डिटरमाइन करने के लिए कई बार, जैसे यहाँ तो सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिया गया है ना, बहुत सारी और रेशियोज कंबाइन करके ली जाती हैं क्रेडिट रेटिंग को डिसाइड करने के लिए. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो अगर मैं तुमको बोलूं, बताना जरा, अगर मैं तुमको बोलूं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 5% और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो है 5.5 से 6.5, इस ब्रैकेट में कंपनी फॉल करती है, तो मुझे ज़रा कंप्यूट करके बता दो कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा. तो तुम कहोगे 5% प्लस 0.70% विच इज़ 5.70%. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. चलो नेक्स्ट चलते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न और स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. अब बात आती है दोनों के मिक्सचर की. दोनों के मिक्सचर की मतलब कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर दोनों यूज हो रहे हैं किसी बिजनेस में और हमें उनके एक मिलीजुली सरकार का रेट ऑफ रिटर्न निकाल के लाना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के लाना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So cost of capital or rate of return or stakeholders expectation, it refers to the expected cost or price to be incurred for using capitals or funds. In other words, it is the overall rate of return. तो overall rate of return जो है उसको बोलते हैं weighted average cost of capital. That must be received by the company on its investment projects to attract investors of investing capital in the firm and to maintain its market value. Following models may be used. तो अब समझना ज़रा क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, आप बाजार गए आलू खरीदने, पोटैटोज, और आप बाजार गए टोमेटोज खरीदने. आलू आप लेके आए 2 kgs एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg. इसका मतलब आपने जो टोटल पे किया दुकानदार को वो पे किया ₹60. आप टोमेटोज लेके आए 3 kgs एट द रेट ऑफ ₹20 पर kg. अगेन आपने दुकानदार को पे किया ₹60. तो टोटल 60 प्लस 60 आपने ₹120 दुकानदार को पे कर दिया. आप घर आए, आपकी मदर ने बोला टोमेटो और पोटैटो ले आए क्या? आपने कहा हाँ भाई हाँ, टोमेटो और पोटैटो हम लोग ले आए. आपकी मदर ने पूछा अच्छा बताना पोटैटो का क्या भाव चल रहा है? आपने बोला ₹30 पर kg पोटैटो का भाव चल रहा है. आपकी मदर ने पूछा टोमेटो क्या चल रहा है? तो आपने बोला कि भाई टोमेटो चल रहा है ₹20 पर kg. आपकी मदर ने कहा बहुत ही अच्छी बात है भाई. अब आपकी मदर ने कहा भाई मैं ना एक आलू टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हूं और मुझे उस सब्जी की कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्ट शीट में मुझे रॉ मटेरियल का एक ब्लेंडेड पर केजी रेट चाहिए. सबसे पहले तो आप ये चीज सुन के दंग रह गए, आपके होश उड़ गए, आपकी हवाइयां उड़ गई. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सीएम में तो आप कर रहे हो. अरे आपसे ज्यादा सीएम में तो आपकी मदर कर रही हैं. आप जितनी कॉस्ट शीट क्या बनाते होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करते होंगे, आपकी मदर उससे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही हैं. तो आपकी मदर ये पूछ रही हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि जब मैं इसकी सब्जी बना दूंगी दोनों को मिला के तो मेरा रॉ मटेरियल पर यूनिट ब्लेंडेड रेट मतलब दोनों का मिला के पर यूनिट रॉ मटेरियल पर केजी रॉ मटेरियल मेरा कितने रुपए का लगा. अब आप हो गए कंफ्यूज. आपने कहा यार पोटैटो 2 किलो ₹30 के और टोमेटो ₹20 के, मतलब 1 kg ₹20 के, यहाँ पोटैटो ₹30 के 1 kg. अब मैं कैसे एवरेज निकालूं इन दोनों का? तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया देखना जरा. 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय जो पोटैटो है, पोटैटो वो है 2 kg और जो टोमेटो है वो है 3 kg. टोटल 5 kg सामान आया. टोटल 5 kg सामान आया और टोटल 5 kg सामान के लिए आपको ₹120 पे करने पड़े. आपने 120 को डिवाइड कर दिया 5 से.
आपका निकल के आया ₹24 पर केजी। ये ब्लेंडेड रेट निकल के आया भाई, ब्लेंडेड रेट मतलब आपका जो रॉ मटेरियल लगा, अगर दोनों को मैं मिला दूं और उनका पर केजी रेट निकाल के लाऊं, तो आपका ₹24 पर केजी का रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ। 5 केजी रॉ मटेरियल लगा, उसके लिए आपने ₹120 पे करे। बस आपकी मदर को एग्जैक्टली यही चाहिए था कि 1 केजी रॉ मटेरियल किस रेट का मिलेगा मुझे, किस रेट का 1 केजी रॉ मटेरियल मुझे कितना रुपए खर्चा करना पड़ेगा 1 केजी रॉ मटेरियल के लिए। आप वो निकाल के ले आए, आपने अपनी मदर को बोला कि भाई ₹24 पर केजी का रॉ मटेरियल आपको पड़ा। सिमिलरली आप जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट अलग अलग मेजरमेंट में लेते हो, तो सपोज आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, आपको पूछा जा रहा है जरा कंबाइंड रेट बता दो, कंबाइंड रेट क्या है। तो भाई आप इन दोनों को प्लस करके 22 नहीं बताते, आप पहले पूछते हो जरा बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेट कितना है, वेट जैसे आपने यहां पूछा था ना, यहां 2 केजी और 3 केजी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेट कितना है। तो आपको कोई जवाब देगा, अरे कोई आलू प्याज खरीदने थोड़ी जा रहे हो बाजार में जो वेट पता लगाना है। अरे इक्विटी के केस में वेट का मतलब है आपका इक्विटी का पोर्शन कितना है आउट ऑफ योर टोटल शेयर कैपिटल। सपोज आपकी टोटल शेयर कैपिटल है 80,000 रुपए, उसमें से 50,000 इक्विटी है, 30,000 डेट है, तो आपका इक्विटी का वेट कितना आ गया 50 डिवाइड बाय 80 विच इज 62.5%। और आपका डेट का वेट कितना आ गया 30,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 30 डिवाइड बाय 80 विच इज 37.5%। ये आ गया आपका डेट का वेट। तो डेट का वेट और इक्विटी का वेट दोनों अलग अलग आ गए, ये हैं दोनों के वेट। अब क्या करना है सर, अब बड़ी सिंपल सी बात भाई, मैं 12% को मल्टीप्लाई करूंगा 6.25% से, 10% को मल्टीप्लाई करूंगा 37.5% से, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपस में ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 12% जो केई का रेट है उसको वेट ऑफ केई से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली केडी का जो रेट है उसे वेट ऑफ केडी से मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहां पर इंडिविजुअल रेट्स को वेट देके, सबसे पहले इंडिविजुअल रेट है ना 30, 20, इसको पहले मैंने वेट से मल्टीप्लाई किया था, ये मैंने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर डिनोमिनेटर में मैंने उन दोनों का टोटल वेट ले लिया, इन दोनों का टोटल वेट ले लिया था 2 केजीज और 3 केजीज। हमारे केस में जो वेट है वो है 62.5 और 37.5, और डिनोमिनेटर में टोटल लेना है। हमारे केस में टोटल है 100, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में है टोटल 100, तो मैंने क्या किया 12% इंटू 62.5% प्लस 10% into 37.5%. So the formula for weighted average cost of capital is equal to KE multiplied by WE plus KD multiplied by WD. KE multiplied by WE plus KD multiplied by WD. ये है मेरा weighted average cost of capital का फॉर्मूला। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ अब एक बार थियोरेटिकली भी हम लोग टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। So weighted average cost of capital, companies often run their business using the capital they raise through various sources. They include raising money through listing their shares on stock exchange equity, or by issuing interest paying bonds, or by taking commercial loans. तो अलग अलग sources से लोग अपना funds raise करते हैं, sources of income raise करते हैं। All such capital comes at a cost, and the cost associated with each type वेरीज फॉर ईच सोर्स। तो हर एक सोर्स के लिए अलग टाइप का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ अ कंपनीज वेरियस कैपिटल सोर्सेज। तो एवरेज जब हम कर लेते हैं सारी की सारी कॉस्ट का, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्लूडिंग कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर लॉन्ग टर्म डेट। In other words, weighted average cost of capital is the average rate a company expects to pay to finance its assets. तो assets को finance करने के लिए जो average rate company expect कर रही है उसको बोला जाता है weighted average cost of capital. Following formula may be used. Weighted average cost of capital is equal to KE multiply by WE plus KD into 1 minus tax करना पड़ेगा, multiply by WD. So KE is cost of equity, KD is cost of debt, weight of equity, weight of debt और tax rate। ये है भाई फॉर्मूला weighted average cost of capital का। Then अब कुछ और जनरल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। FYK, should we use market value और book value to compute weight of debt? अब ये जो weight कैलकुलेट किया ना हमने भाई,
जो मैंने अपने एग्जाम्पल में तुमको लिया कि भाई इक्विटी का वेट है 50,000, डेट का वेट है 30,000, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो अब सवाल ये है कि इसको हमें बुक वैल्यू की तरह यूज करना चाहिए या मार्केट वैल्यू यूज करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की बुक वैल्यू होगी उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से, जो कि होगा 10 रुपए पर शेयर, बट हो सकता है वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा हो 150 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए का, ऐसा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, ये जो शेयर की हमें वैल्यू लेनी है वो बुक वैल्यू लेनी है या मार्केट वैल्यू लेनी है। आओ पढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी आर टू बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द वेट्स। तो वेट्स यूज करने के लिए जो प्रेफरेबल सोर्स है वो मार्केट वैल्यू है। Market value represents the true or current worth of the financial instruments in the market, and the same should be used as a benchmark for valuing a company. In absence of publicly traded debt instruments, अगर debt instruments publicly traded नहीं है तो सर क्या debt में भी market value और book value होती है? हाँ भाई हाँ, debt में भी market value और book value होती है, क्योंकि कई बार debentures जो कंपनी इशू करती है पैसा रेज करने के लिए वो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, वैसे यूनिट्स ऑफ डिबेंचर्स भी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, वो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो डेट की भी मार्केट वैल्यू हो सकती है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ इक्विटी की ही मार्केट वैल्यू होती है। इन एब्सेंस ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू गैदर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। इन सच अ केस वन ऑफ द टू ऑप्शंस मे बी चोजन। टेक द बुक वैल्यू एज मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लो भाई, या वैल्यू दैट डेट यूजिंग करंट डिस्काउंट रेट एंड एक्चुअल कूपन रेट। We will discuss this concept in detail in the chapter valuation of investments. तो भाई वो वहाँ भी डेट को भी निकालने का, डेट का कॉस्ट निकालने का तरीके हैं जो हम आगे के अपने इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। व्हाट हैपेंस टू हाइब्रिड सिक्योरिटीज लाइक कन्वर्टेबल डेट? तो भाई एक और चीज़ हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही दो चीज़ें हों। कई बार इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, विच मीन्स दैट उनमें इक्विटी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो मिक्स होते हैं। जैसे कन्वर्टेबल डेट, अगर एक ऐसा डेट हो जो कन्वर्टेबल हो इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सम टाइम, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वेदर टू इंक्लूड देम इन वेट ऑफ डेट और इक्विटी, उनको किस वेट में इंक्लूड करोगे? डेट के वेट में इंक्लूड करोगे या इक्विटी के वेट में इंक्लूड करोगे? A hybrid security is a single financial security that combines two or more different financial instruments. Hybrid securities, often referred to as hybrids, generally combine both debt and equity characteristics. Hybrid securities are broken down into debt and equity components. अच्छा सर, तो hybrid अगर तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनको ना हम डेट और इक्विटी में ब्रेक डाउन करते हैं, दोनों में अलग अलग उनको तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं उनकी वैल्यू को, and the amount are allocated accordingly. We will see practical on this concept later in the chapter. तो हम ये वाला मेथड भी करेंगे भाई, जहां पर आप हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट्स में तोड़ोगे, एक इक्विटी एलिमेंट, एक डेट एलिमेंट। इक्विटी वाले एलिमेंट को इक्विटी वाले वेट में ऐड कर देना, डेट वाले एलिमेंट को डेट वाले वेट में ऐड कर देना। तुम्हारे को हम ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है सर। कैन देयर बी अ डिफरेंस इन अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ डेट वर्सेस वैल्यू ऑफ डेट विच वी टेक फॉर वैल्यूइंग द कंपनीज? तो क्या ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट अलग आ रही हो, जो अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं डेट वो अलग आ रही हो, और जो वैल्यूअर्स यूज़ करते हैं डेट वो अलग आ रही हो? कैसा हो सकता है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कई बार अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ डेट नहीं होती वो वैल्यूअर के अकॉर्डिंग डेट होती है। तो देखो, वैल्यूअर एक अलग चीज़ है, अकाउंटेंट एक अलग चीज़ है। अकाउंटेंट चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटेंट चलता है अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जबकि जो वैल्यूअर होता है वो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बाध्य नहीं होता, वो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बाध्य नहीं होता। वो अपना दिमाग लगाता है इंडिपेंडेंटली, और दिमाग लगाने के बाद डिसीजन लेता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट जो होगा वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कर देगा, जबकि जो वैल्यूअर होता है वो अपना दिमाग लगाता है। मैं तुम्हें देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल भाई। आपको रेंट पे करना है अगले 10 साल का अपने फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री को आपने रेंट पे लिया हुआ है। आपको पता है आप उस फैक्ट्री में बेयर मिनिमम 5 साल तो हुई हो, लीज पीरियड में तो 10 साल तक आप उस फैक्ट्री के ऑक्यूपायर हो। आपको रेंट पे करना पड़ता है साल का 10 लाख रुपए उस फैक्ट्री के लिए। किसको? फैक्ट्री के मालिक को। अब ये जो आप रेंट पे कर रहे हो फैक्ट्री के मालिक को, वो रेंट अकाउंटेंट्स के हिसाब से है खर्चा, वैसे पीएनएल अकाउंट में बुक करते हैं रेंट के हिसाब से। जबकि वैल्यूअर का पर्सपेक्टिव ये होता है भाई, ये जो रेंट है ये खर्चा नहीं है, ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, ये आपका डेट है जो आपको उतारना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो इसे लोन की तरह देखता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरह देखता है।
वो इसे लोन की तरह आपके डेट एलिमेंट में ऐड कर देगा। ये वैल्यूअर का एक डिस्टिंक्ट फैक्टर है जो अकाउंटेंट से अलग होता है। सो ऐसा हो सकता है कि अकाउंटेंट जब डेट का वैल्यूएशन करे तो वो अलग वैल्यू पे आए, अलग कंपोनेंट्स को ले, और वैल्यूअर जब डेट को वैल्यू करे तो वो अलग कंपोनेंट्स ले। ऐसा हो सकता है भाई। So since valuation is not governed by accounting principles, the valuers are inclined to do some adjustments in the financial statements before considering the figures for debt and equity. One of the glaring examples of this adjustment is that the valuers consider operating lease as debt for the company, since they entail a long-term obligation for repayment of debt. वो लोग जो वैल्यूअर्स हैं वो लीज को, ऑपरेटिंग लीज को खर्चा नहीं मानते, वो उसे लॉन्ग टर्म डेट मानते हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स में बी ट्रीटेड एज डेट बाय वैल्यूअर एज अगेंस्ट द अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट को कंटिजेंट करके कुछ भी डिस्क्लोज करे बैलेंस शीट में, लेकिन वैल्यूअर जो होगा वो उसको हमेशा डेट मानेगा। तो वैल्यूअर का डेट कैन बी हायर देन जो बुक्स में डेट नजर आ रहा है, उससे डेफिनेटली हायर हो सकता है। ठीक है सर, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। छोटा सा नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, और फिर हम कंप्यूटेशन को एकदम समझ जाएंगे कि कंप्यूटेशन कैसे करी जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3,